इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर कि बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करी थी कि शेप की बेसिस के ऊपर और क्या क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, और हम न्यूट्रिशन की बेस पे बात कर रहे थे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तक मैं आपको बता चुका था। अगर यहीं से दोबारा से रिकॉल कराऊं तो मैंने आपसे कहा कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे रिलेशनशिप में रहते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, फॉर कॉमन बेनिफिट्स। अब इसमें सब टाइप्स हैं, एक कॉमनसलिज्म है, एक म्यूचुअलिज्म है। कॉमनसलिज्म तो वो टाइप होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स को इक्वल बेनिफिट हो रहे होते हैं, एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा होता है ना हार्म पहुंच रहा होता है। जबकि म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बोथ पार्टनर्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे जिसकी एग्जांपल जो है वो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, म्यूचुअलिज्म की निट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब आपको मालूम है निट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, और पौधों को दे रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस वजह से नाइट्रेट बनाकर निट्रीफाइंग बैक्टीरिया पौधों को देते हैं और पौधे उन नाइट्रेट से अपने प्रोटीन बनाते हैं और उन प्रोटीन से अपने सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प कर रहे हैं, बदले में उनको रहने की जगह मिली हुई है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट से मिल रहे होते हैं, तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी तो बैक्टीरिया हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, और मुख्तलिफ दूसरे मैमल्स भी हैं, जैसे काऊ है, शीप है, उनके भी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं जो उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन में भी हेल्प करते हैं हमारे अंदर। तो ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहे होते हैं ताकि उनको भी फायदा पहुंचे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा पहुंचे, या अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा नहीं भी पहुंच रहा तो कम से कम वो तो बेनिफिट हासिल कर ही रहे हैं। ये एक क्लासिफिकेशन थी। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। सांस लेने की बेस पे, रिस्पायरेशन की बेस पे क्लासिफाई किया बेटे बैक्टीरिया को। अब यहाँ पर दो मेन टाइप्स हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया है और एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिंदा ही जब हैं जब उनको ऑक्सीजन मिल रही होती है, और एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए। दे आर यूजिंग सम अदर टाइप ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। तो एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ये दो मेन क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर फूड, और एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन को हासिल नहीं करते या ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते अपने अंदर ऑक्सीडेशन के लिए या खाने को तोड़ने के लिए या कोई चीज बनाने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये सर्वाइव करते हैं, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब एरोबिक बैक्टीरिया हो या एनएरोबिक बैक्टीरिया हो, ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी, इनकी सब टाइप्स हैं। एरोबिक की भी सब टाइप है, फैकल्टेटिव एरोब, ऑब्लिगेटरी एरोब। एनएरोब की भी दो टाइप्स हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब, ऑब्लिगेटरी एनएरोब। यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया की भी दो टाइप्स है और एनएरोबिक बैक्टीरिया की भी दो टाइप्स है। देखो नाम मैंने सेम लिए हैं, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी। एरोब फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी,
एनएरोब। फैकल्टेटिव के मायने होते हैं पार्शियल, ऑब्लिगेटरी के मायने होते हैं टोटल। आप आपकी आसानी के लिए अगर यूं बात कर लें, फैकल्टेटिव एरोब वो बैक्टीरिया हैं, फैकल्टेटिव एरोब वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं। दोबारा से अगर बात समझ में नहीं आई तो, फैकल्टेटिव एरोब वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रहें। ऑक्सीजन की एब्सेंस में दे स्टार्ट टू यूज सम अदर टाइप ऑफ गैसेस, या न्यूट्रिशन हासिल करने लगते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑब्लिगेटरी एरोब कौन से होते हैं? विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही जब होंगे जब उनको ऑक्सीजन मिल रही होगी। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो उनकी बेटे डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे वो। तो जो टोटली डिपेंडेंट है वो ऑब्लिगेटरी है, जो पार्शियली डिपेंडेंट है वो फैकल्टेटिव है। तो फैकल्टेटिव एरोब they can survive in the absence or in presence of oxygen. Obligatory aerobe they can only live in the presence of oxygen. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिंदा रह सकते हैं ऑब्लिगेटरी एरोब। सेम इसी तरह से सेम नामों के साथ एनारोब है, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेटरी एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे ये एनारोब है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में भी जिंदा हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा हो, वो फैकल्टेटिव एनारोब हैं। और ऑब्लिगेटरी एनारोब कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जिनको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। लफ्जों के मायने हैं बेटे, लफ्जों के मायनों के साथ चलो, सही है? फैकल्टेटिव एरोब, ऑब्लिगेटरी एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेटरी एनारोब। एनारोबिक बैक्टीरिया वो थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं, दोनों सूरतों में जिंदा है, वो फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव एनारोब है। ऑब्लिगेटरी एनारोब कौन से? विच कैन ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा एक और टाइप है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, माइक्रो मीन स्मॉल, एरो मतलब ऑक्सीजन, फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना। दोबारा, माइक्रो मतलब स्मॉल, एरो मतलब ऑक्सीजन, फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना। तो माइक्रो एरोफिलिक वो बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर से बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें फॉर देयर सर्वाइवल पर्पस। इनको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन थी रिस्पायरेशन की बेस पे। हमने न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन पूरी करी, फिर रिस्पायरेशन की क्लासिफिकेशन पूरी करी। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की बेस पे क्लासिफाई करना। अब हमने स्ट्रक्चर में बात करी थी बेटे कि स्ट्रक्चर में एक ट्यूब लाइक थिन अपेंडेज था, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के पास से निकल रहा था। इस थिन अपेंडेजेस को, जो थिन अपेंडेज निकल रहा है, ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम फ्लैजिला है, जो मोटेलिटी में हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। 5 टाइप्स है हमारे पास गिवन बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। एक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजिला ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ये जो बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, अब हमें मालूम है, सिंपल साइंस, सिंपल बायोलॉजी है कि अगर किसी वर्ड से पहले आप ए लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि जो फॉलोइंग टर्म है उसमें वो स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो पहला जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो ए ट्रिचस है। ए ट्रिचस के मायने होते हैं फ्लैजिला। तो ए ट्रिचस बैक्टीरिया और दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट कंटेन फ्लैजिला। ए ट्रिचस बैक्टीरिया वो हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं है। ए ट्रिचस बैक्टीरिया वो हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है।
मैं बेटे शुएब इसका आंसर करता हूँ, रुको। एट्रिचस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं है। दूसरे कौन से हैं? मोनोट्रिचस। मोनोट्रिचस, मोनो मतलब सिंगल, एक। मोनोट्रिचस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक फ्लैजेला होता है खाली। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है कि जो एट्रिचस बैक्टीरिया हैं, जब इनमें फ्लैजेला नहीं है तो ये कैसे होंगे? ये जो बैक्टीरिया है जिनमें फ्लैजेला नहीं है बेटे, इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ये मूव नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। और हमें मालूम है जो नॉन मूवेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सीसाइल। तो एट्रिचस बैक्टीरिया और सीसाइल बैक्टीरिया, दे कैन नॉट मूव बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो जिनमें भी फ्लैजेला हैं दे आर एबल टू मूव, एंड विच आर एबल टू मूव दे आर कॉल्ड मोटाइल। तो बाकी के चार जो हैं टाइप्स, मोनो, लोफो, एम्फी, पेरी, ये सब मोटाइल बैक्टीरिया हैं। अच्छा, दोबारा से, मोनोट्रिचस बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजेला होगा। लोफोट्रिचस बैक्टीरिया में, इसके नीचे डायग्राम भी बनी हुई है अगर आपको नजर आ रही हो, लोफोट्रिचस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें एक सिंगल टफ्ट होता है किसी भी एक पोल के ऊपर। टफ्ट के मायने होते हैं डिप्रेशन, गैप। टफ्ट के मायने होते हैं डिप्रेशन। तो अगर एक डिप्रेशन है किसी भी एक एंड के ऊपर, या तो अपर एंड या तो लोअर एंड पे डिप्रेशन है, गड्ढा सा है, और उस गड्ढे में से फ्लैजेला निकल रहा है, एक या एक से ज्यादा, लेकिन एक डिप्रेशन है, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्रिचस। एम्फीट्रिचस क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिन पे दो डिप्रेशंस हो ऑन टू अपोजिट पोल्स, दोनों अपोजिट पोल्स के ऊपर, ये जो थर्ड डायग्राम बनी हुई है, दोनों अपोजिट पोल्स के ऊपर डिप्रेशंस हैं और उन डिप्रेशन में से फ्लैजेला निकल रहे हैं, वन और मोर देन वन। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एम्फीट्रिचस। और आखिर में है पेरीट्रिचस। पेरीट्रिचस बेटे वो बैक्टीरिया होते हैं जो सराउंडेड होते हैं बाय मींस ऑफ सेवरल फ्लैजेला, जिनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है मुख्तलिफ फ्लैजेला से। किसी ऑर्गेनिज्म पे से सिलिया निकलते हैं, सेम इसी तरह से फ्लैजेला निकल रहे हैं। सिलिया छोटे होते हैं और फ्लैजेला उनसे बड़े होते हैं। तो अगर पूरी बॉडी सराउंडेड है फ्लैजेला से, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? पेरीट्रिचस। तो ये फ्लैजेला की बेस पे क्लासिफिकेशन थी। 5 तरह के बैक्टीरिया थे। एट्रिचस जिनमें फ्लैजेला नहीं है, मोनोट्रिचस सिंगल फ्लैजेला, लोफोट्रिचस डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन है किसी एक एंड के ऊपर और उसमें से फ्लैजेला निकल रहा हो। एम्फीट्रिचस दो डिप्रेशन हो अपोजिट पोल्स पे, उनमें से फ्लैजेला निकल रहे हो। पेरीट्रिचस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी से फ्लैजेला अराइज हो रहे हैं, ये पेरीट्रिचस बैक्टीरिया हैं बेटे। तो यहां तक की जो बात थी, ये रिस्पायरेशन की बेसिस तक तो मैंने आपको बात बता दी। अब उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ, बैक्टीरिया में ग्रोथ। तो हमारे पास बैक्टीरिया में ग्रोथ को लेकर 4 फेजेस हैं: लैग फेज, लॉक फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होती है वो इन 4 फेजेस के अंदर है। या आप उसको यूं कह लें, ग्रोथ लफ्ज तो सूटेबल नहीं लगता मुझे, आप सर्वाइवल कह लें बैक्टीरिया का। जब भी कभी सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, सूटेबल कंडीशन होती हैं, तो इस तरह से फेजेस जो हैं वो होते हैं बैक्टीरिया में। पहला फेज है लैग फेज, LAG, लैग फेज। इनका कोई एब्रीविएशन नहीं है, ये नाम है, ये सही है। कभी आप कहें सर इनके एब्रीविएशन, ये जो है एब्रीविएशन, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये पूरे नाम ऐसे ही हैं। लैग फेज वो फेज है बैक्टीरिया का जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर पॉसिबल डिवीजन, यानी कि डिवाइड होने से पहले वाला जो फेज है या डिवीजन में जाने से पहले वाला जो फेज है बैक्टीरिया का, किसी भी बैक्टीरिया का, उसको हम लैग फेज कहते हैं, LAG। ये बेटे बिल्कुल ऐसा है, आपने सेकेंड ईयर में या आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो चैप्टर पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 7 था सिंध बोर्ड के अंदर, बाकी बोर्ड्स में तो अलग अलग हैं। सेल डिवीजन जो था उसमें इंटरफेज होता था। इंटरफेज में सब फेजेस थे। ये वो फेज थे ना जिसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता था फॉर पॉसिबल न्यूक्लियस डिवीजन या न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन में जाने से पहले वाला जो फेज था
वो इंटरफेस कहलाता था। सेम उसी तरह से बैक्टीरिया में लैग फेज है, जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर पॉसिबल डिवीजन और पॉसिबल ग्रोथ, साइज को इंक्रीज करने के लिए। जो में जाने से पहले वाला जो फेज है वो लैग फेज है। सेकेंड फेज है लॉग फेज, LOG, लॉग फेज। इसमें बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, तो दे रैपिडली इंक्रीज देयर क्वांटिटी इन लॉग फेज। फिर तीसरा फेज है स्टेशनरी फेज। अब मल्टीप्लिकेशन जो थे वो होना रुक गई है और बैक्टीरिया की डेथ होना स्टार्ट हो गई है। बैक्टीरिया जो है वो थोड़े बहुत मरना शुरू हो गए हैं जो बने थे। आखिरी फेज है डेथ और डिक्लाइन, जैसा नाम है वैसे ही होगा यहाँ पे इवेंट। इस फेज में बैक्टीरिया जो मर रहे थे, पहले मरना स्टार्ट हो गए थे, उनके मरने की मतलब मॉर्टेलिटी रेट में और इजाफा हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसा काफी देर तक चलेगा और फिर रुकेगा। अब अगर कोई सवाल ये पूछे सर ऐसा क्यों हुआ, तो बेटे हमें मालूम है कि नेचर, आपने पढ़ी थी डार्विन्स की थ्योरी, नेचर जो है वो एक लिमिट में रखती है ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को, ज्यादा नहीं होने देती, वरना आपको मालूम है ना ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो टू लिमिट द ओवर प्रोडक्शन ये फेजेस इसी तरह से होते हैं। अगर इस तरह से फेजेस ना हो, यानी कि जो बैक्टीरिया पैदा हो गए बहुत सारे क्वांटिटी में, ये सारे के सारे बिल्कुल सरवाइव कर जाएं, मरे ही ना बहुत तेजी से, या ज्यादा क्वांटिटी में इनकी डेथ ना हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये पूरी अर्थ की सरफेस को कवर कर लेंगे, क्योंकि मरना बंद हो गए, सिर्फ पैदा हुए जा रहे हैं, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी ना, और कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर जाएंगे ये फूड को भी और स्पेस को भी। तो मेंटेन करने के लिए, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर इसी तरह से फेजेस होते हैं कि अगर आप सवाल पूछें कि भाई सर ये आप पैदा हुए तो फिर मरे क्यों ज्यादा, या ज्यादा क्यों पैदा हुए थे, तो ज्यादा पैदा इसीलिए होते क्योंकि उनको मालूम था कि आगे चल के इनको बहुत तेजी से मरना है, तो कुछ ना कुछ तो जिंदा रहे, इसलिए इनका अमाउंट एक सर्टेन लिमिट में रखने के लिए ये काम इस तरह से होते हैं। ये है ग्रोथ वाली बात जो हमारे पास है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो हमारे पास फिजन है पहला टॉपिक, रिप्रोडक्शन में लिखा हुआ है। फिजन हमें मालूम है एक सिंपल मॉलिक्यूल का टूटना इनटू फर्दर स्मॉलर टाइप्स या इनटू फर्दर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स। एक बड़े साइज का जो मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टूट जाएगा, इसको हम फिजन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक बाइनरी फिजन है, एक मल्टीपल फिजन है। सेम सिंपल सी बात है। बाइनरी फिजन के अंदर एक बैक्टीरिया की बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस का मटेरियल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, और फिर साइटोप्लाज्म भी बीच में से स्प्लिट हो जाएगा एंड डिवाइडिंग द बैक्टीरियल सेल इनटू टू सेल। तो अगर एक बैक्टीरिया का सेल दो सेल्स में टूट के या दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड बाइनरी फिजन। लेकिन अगर दो से ज्यादा, एक बैक्टीरिया से दो से ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो अगर दो है तो बाइनरी, दो से ज्यादा है तो मल्टीपल फिजन। ये तो फिजन वाली बात थी कि इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकती है। इसके अलावा एंडोस्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट। बेटे हमारे पास रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन लिखी हुई है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, सही है, इट माइट बी रॉन्ग, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ सर्वाइवल कंडीशन, इट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव स्टेट। ये इसमें इसको रिप्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए, ये सर्वाइवल है बैक्टीरिया का, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडो मतलब इनसाइड, स्पोर आपको मालूम है एक वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल्स कौन से होते हैं, वो तमाम सेल विच हैज नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन, जिनको कुछ रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। होता क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब हालात साजगार नहीं है, बिलफर्स क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं बहुत तेजी से, वर्स क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं जो बैक्टीरिया जो सूटेबल नहीं है बैक्टीरिया के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और एक वॉल क्रिएट कर लेता है अपने अराउंड। इस वॉल को सिस्ट कहते हैं। इस वॉल के अंदर सारा साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है विद ऑल इट्स जेनेटिक कंपोनेंट्स। और जब भी कभी
कंडीशन सुटेबल होती है, दिस वॉल विल रप्चर एंड द साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म विल एक्सपेंड अगेन एंड दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन नॉर्मली। इस स्टेट को हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया ने ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इसने अपना साइटोप्लाज्म को श्रिंक किया, अपने ऊपर एक वॉल डेवलप करी और नॉन फंक्शनल सा हो गया, मतलब बिल्कुल स्टेशनरी सा हो गया। और जब कभी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुई तो जो वॉल थी सिस्ट वो रप्चर हुई, साइटोप्लाज्म एक्सपेंड हुआ एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट्स फंक्शन। ये जो श्रिंक हुई थी चीज और वॉल जो डेवलप हुई थी, इस स्ट्रक्चर का नाम हमने एंडोस्पोर रखा। तो यहाँ पे अगर देखो बेटे, तो यहाँ पे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुई ना, पहले भी उतनी ही क्वांटिटी थी, बाद में भी उतनी ही क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने इसको कहा था सर्वाइवल। हमारे पास ये रिप्रोडक्शन में है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ सर्वाइवल स्टेट इन विच साइटोप्लाज्म shrink, develop a wall around it and remain non-functional. They will wait until a suitable condition will arrive. जब तक कोई suitable condition arrive नहीं होती, जैसी suitable condition arrive होती है, cyst will rupture, cytoplasm will expand और ये बैक्टीरिया दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। इसको हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और साइंटिस्टों के नाम है बेटे याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपको मालूम है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो नाम होते हैं, ये याद करने हैं, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अब एक कॉन्जुगेशन है, इसकी बात मैंने स्ट्रक्चर में भी करी थी, पिलाई। अगर आपको याद हो, एक स्ट्रक्चर था, एक हॉलो अपेंडिज था जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे से निकल रहा था, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, एक बैक्टीरिया में से ट्यूब निकलती है, उसको कहते हैं पिलाई। ये ट्यूब जाके कनेक्ट हो जाती है दूसरे बैक्टीरिया के साथ, ये हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। अब एक बैक्टीरिया से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चले जाती है। फर्स्ट करो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए बैक्टीरिया थ्रू दिस हॉलो अपेंडेज व्हिच इज कॉल्ड पिलाई passes into another bacteria which is called bee. ये जो प्रोसेस हुआ पासिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू पिलाई, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये जो था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस चीज को दरियाफ्त किया था लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में। मतलब इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है। फिर ट्रांसडक्शन ऐसी टाइप है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया से बाय थर्ड पार्टी। फर्स्ट करो ए बी दो बैक्टीरिया हैं, ए से जेनेटिक मटेरियल बी में जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा, ना पिलाई के जरिए जा रहा है। एक और ऑर्गेनिज्म आया, उसको हम कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज। अब आपको मालूम है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस। तो ए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ आई? बैक्टीरियोफेज में आई। बैक्टीरियोफेज ने इस इंफॉर्मेशन को ले आके कहाँ दिया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बी को। बी क्या है? बैक्टीरिया। ए क्या है? बैक्टीरिया। तो फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल पासेस थ्रू अ थर्ड पार्टी या थ्रू अ वेक्टर व्हिच इज अ बैक्टीरियोफेज। ये लेडरबर्ग अगेन और एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था जिंडर, 1952 में इन्होंने ये प्रोसेस बताया था, इस तरह से होता है। फिर एक और है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है, जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, डीएनए का कोई पार्ट आ रहा है जीन्स के साथ इनटू अ बैक्टीरिया। लेकिन वो आता कहाँ से? ये एनवायरनमेंट से आता है। एनवायरनमेंट से मुराद हमें मालूम है, एनीथिंग विच सराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी चीज जो सराउंड करती है किसी ऑर्गेनिज्म को, उसकी एनवायरनमेंट कहलाती है। अब अगर कोई बैक्टीरिया पानी में है तो पानी उसकी एनवायरनमेंट है, या हवा में है तो हवा, जो गैसेस हैं वो उसकी सराउंडिंग है या एनवायरनमेंट है। तो अगर हवा से बिलफर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, हवा में कोई बैक्टीरिया की डेथ हुई, उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो गया, पानी में किसी बैक्टीरिया की डेथ हुई, उसका जेनेटिक मटेरियल पानी में रिलीज हो गया। अब हवा में कोई और बैक्टीरिया है अलाइव, पानी में कोई और बैक्टीरिया है अलाइव। ये जेनेटिक मटेरियल हवा से इस बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हो जाए, या पानी से ये जेनेटिक मटेरियल निकल के किसी बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हो जाए, यानी कि एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ रहा है। और आफ्टर इनसाइड जब बैक्टीरिया के जब जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, कोई ना कोई फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया अपने अंदर चेंजेस करता है।
तो वो पहले जैसा नहीं रहता, मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है जो उसके पास पहले होती नहीं है। चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है जो वो पहले नहीं करता था। इस तरह से बैक्टीरिया के बन जाने को, यस, हाँ बेटे, म्यूटेट हो जाता है, एग्जैक्टली म्यूटेशन हो जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से अब वो फंक्शन परफॉर्म करने लगता है जो वो पहले नहीं करता था। इस चीज को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बेटे अहमद, ये जो है इनमें ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेट हो जाता है क्योंकि चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रिफ्थ, 1928 में इन्होंने किया था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो करें या ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो बेटे हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो है, ये तो चैप्टर नंबर 6 जो था हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका एविडेंस जो है वो माउस पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो ग्रिफ्थ साहब ने तो किए थे, उसमें यही बात तो कही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन हुई है या चेंजेस आए हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जब डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर आता है, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आए थे, यानी कि म्यूटेशन हो जाती है। तो बेटे ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात थी। अब नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते थे। ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये प्रोकैरियोट हैं। ये जो प्रोकैरियोट हैं, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोट्स वो तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, यूनिसेलुलर हैं प्रोकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये भी एक सेल वाले हैं, एक जगह पर एक भी पाया जाता है, और दे कैन लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी आल्सो। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। साइनोबैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, आउटर और इनर। आउटर रीजन जो है वो कलरफुल है, इनर रीजन जो है वो कलरलेस है, पिगमेंट्स की बेसिस के ऊपर। इनके पास पिगमेंट्स हैं अलग अलग जो कलर देते हैं। अब वो पिगमेंट्स बेटे यहाँ पे तो इस प्रेजेंटेशन में तो लिखे हुए नहीं है नाम, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि जो पिगमेंट्स हैं उसमें ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है। ये वो पिगमेंट्स हैं कुछ जो कि साइनोबैक्टीरिया के पास होते हैं, जो इनमें इनके इनको कलर देते हैं और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस कराते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड है, इनके 2 वॉल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती ही नहीं है, कंप्लीट एब्सेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में पाए जाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें, वो हार्मोगोनिया एक प्रोसेस का नाम है जिसकी बात मैं करूंगा आगे, और एकिनीड्स भी एक प्रोसेस का नाम है, स्पोर्स का नाम है, बेसिकली इनके जरिए होती है। अब ये देखो बेटे डायग्राम है मेरे पास ये साइनोबैक्टीरिया की, इनमें अगर तुम देखो तो थाइलाक्वाइड्स हैं इनके पास भी। अगर आपको याद हो बेटे प्लांट्स के अंदर होते हैं थाइलाक्वाइड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थाइलाक्वाइड, उसका मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसमें जो है ये थाइलाक्वाइड्स हैं। इनके पास क्लोरोफिल है जिसकी मदद से ये जो है अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। इनके पास पिगमेंट्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, सेल वॉल है, प्रोटीन है, ऑयल ड्रॉपलेट्स फूड रिजर्व की फॉर्म में जमा हुए हुए हैं। तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास। असल में बड़े टाइम कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये काम हमारा पूरा हो जाए आज। फिर नेक्स्ट है नॉस्टॉक, जो इन्हीं की एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा। नॉस्टॉक जो है इनकी बॉडी बेटे, बल्कि ऐसा करते हैं